सो हेलो एंड वेलकम बैक टू द अनदर लेक्चर। और हाँ, जैसा कि आपको पता है, हमारा अगला टॉपिक है इंटरनल कंट्रोल। आहा, ये शब्द बहुत बार सुन रहे हैं, आखिर ये है क्या, इसको भी डिटेल में पढ़ लिया जाए। तो आइए मित्रों, थोड़ा कंसंट्रेशन रखिए और हमारा अगला टॉपिक है इंटरनल कंट्रोल। एज पर ऐसे 315, ये बात तो पक्की है। कोई भी बात करो ना, स्टैंडर्ड और ऑडिटिंग तो अपने को बोलना ही है। उससे क्या है, अपने आंसर का अपने लैंग्वेज में व्हाट पड़ता है बॉस। यस। सो इंटरनल कंट्रोल के अंदर हम पढ़ते हैं कि एज पर ऐसे 315 ऐसा कहा गया है, द प्रोसेस डिजाइन, एक ऐसा प्रोसेस विच इज डिजाइन, पहले तो उसको बनाया गया है, फिर उसको इम्प्लीमेंट किया गया है, उसको लागू किया गया है, और लागू करने के बाद मेंटेन्ड भी किया गया है। क्यों ऐसा सिस्टम, क्यों? टू प्रिवेंट maintained by those charged with governance and management and other personnel to provide reasonable assurance about the achievement of entity objective। इसके लिए हमने किया है कि हम जिस उद्देश्य से बिजनेस कर रहे हैं वो ऑब्जेक्टिव हमारा अचीव हो जाए। ऐसा ना हो हम सोच रहे हैं कि हम बहुत अच्छा काम करेंगे पर हमारे यहाँ जो है प्रोडक्ट खराब हो गया, क्वालिटी मेंटेन नहीं हुई, और फालतू के लोग हमारे यहाँ पे एंटर कर रहे हैं, हमारा जो है सिस्टम खराब कर रहे हैं, कोई अनऑथोराइज्ड यूजर हमारे सिस्टम में चेंज कर सकता है, उस ये सब अगर होने लग गया तो कहीं ना कहीं हम हमारे बिजनेस के ऑब्जेक्टिव अटेंड करने में या तो सफल नहीं रहेंगे या लेट हो जाएंगे। इसलिए इंटरनल कंट्रोल का होना बहुत ही जरूरी है। अब इंटरनल कंट्रोल के क्या क्या उद्देश्य है? सबसे पहले, जो भी काम एज पर प्रॉपर अथॉरिटी, एज पर रूल्स एंड रेगुलेशन होना चाहिए, वो काम वैसे ही हो। अगर मिस्टर एक्स की परमिशन चाहिए कोई पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन के लिए, तो मिस्टर एक्स की परमिशन प्रॉपरली ली गई हो। दूसरा, ऑल ट्रांजेक्शन्स आर प्रॉम्प्टली एंड अप्रोप्रिएटली रिकॉर्डेड। सारे ट्रांजेक्शन्स को कैसे रिकॉर्ड किया गया हो? हाथों हाथ। एक तो हाथों हाथ रिकॉर्ड किया गया हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक, अप्रोप्रिएटली यानी कि सही तरीके से रिकॉर्ड किया गया हो, ये भी किसकी जिम्मेदारी बनती है? इंटरनल कंट्रोल की। तीसरा क्या कहता है? एसेट्स आर सेफगार्डेड फ्रॉम अनऑथोराइज्ड एक्सेस, यूज और डिपोजिशन। एसेट्स को हम लोग गलत काम में आने से, ऐसा ना हो कि एम्प्लॉय उसको पर्सनल पर्पस के लिए काम में ले रहा हो या उसको घर ले जाए, ये सब चीजों पे चेक करने के लिए इंटरनल कंट्रोल लगाए जाते हैं। अगला ऑब्जेक्टिव, रिकॉर्डेड एसेट्स शुड मैच विद एग्जिस्टिंग एसेट्स। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपके बैलेंस शीट में जो जो एसेट शो हो रहे हैं वो सारे एसेट्स वहां पर मौजूद भी होना चाहिए। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं? फिजिकल वेरिफिकेशन करते हैं एसेट्स का। एंड अप्रोप्रिएट एक्शंस आर टेकन फॉर एनी डिफरेंस। अगर फिक्स्ड एसेट्स में कोई डिफरेंस आ गया तो भाई और बहनों, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है जिसपे ऑडिटर को ध्यान देना पड़ेगा। अगला ऑब्जेक्टिव इंटरनल कंट्रोल का, क्यों लगाया जाता है इंटरनल कंट्रोल? द ऑडिटर शैल असेस रेलेवेंट इंटरनल कंट्रोल टू ऑडिट एंड अंडरस्टैंड देम। जो इंटरनल कंट्रोल है ना, बेसिकली वो हमने देखा कि बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि गलतियां पकड़ाई में आ जाए, फिक्स्ड एसेट्स में कोई गड़बड़ तो नहीं है, कोई गलत यूज तो नहीं कर रहा है, हर काम अथॉरिटी से हो रहा है और सारी चीजें रिकॉर्ड हो रही है। अगर अगर इंटरनल कंट्रोल जो है यहाँ पर एंटिटी में है, तो हमने पहले भी पढ़ा था, ऑडिटर थोड़ा सा टेंशन फ्री हो जाता है, क्या कि यार अगर इंटरनल कंट्रोल अच्छा है ना, तो यहाँ एंटिटी में फ्रॉड वगैरह होने के चांसेस श्योर है कि कम ही होंगे। अब ऑडिटर को क्या करना है? ऑडिटर को पहले तो ये देखना है इंटरनल कंट्रोल है या नहीं। सबसे पहले क्या देखना है? इंटरनल कंट्रोल है या नहीं। और अगर उस एंटिटी के अंदर इंटरनल कंट्रोल है तो वो इफेक्टिव भी हो, वो काम के लायक भी हो। ऐसा ना हो भैया नो स्मोकिंग का बोर्ड लगा दिया लेकिन हर दूसरा आदमी आके वही स्मोक कर रहा है, फिर क्या मतलब है? यानी आपने कंट्रोल लगाने की कोशिश तो करी थी, नो स्मोकिंग का बोर्ड तो लगा दिया, लेकिन कोई मतलब नहीं है, वो कंट्रोल ऑपरेटिंग इफेक्टिवली नहीं है। द कंट्रोल इज नॉट ऑपरेटिंग इफेक्टिवली। तो बेसिकली ऑडिटर अगर ये समझ जाए कि इंटरनल कंट्रोल कैसा है, तो उस बेसिस पे ऑडिटर डिसाइड कर सकता है कि उसको अपना प्रोसीजर्स कैसे डिसाइड करने, काम कैसे करना है। तो बेसिकली
अगर हम लोग इंटरनल कंट्रोल को समझेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि क्या क्या पोटेंशियल ऐसे कौन कौन सी चीजें हैं जिनमें गड़बड़ी निकल सकती है। ऑब्वियसली बात है, जहां पे कमजोर हो रहा होगा इंटरनल कंट्रोल, जिस जगह का इंटरनल कंट्रोल वीक होगा, उस जगह का मिस स्टेटमेंट निकल सकता है। दूसरा, आइडेंटिफाई फैक्टर दैट अफेक्ट्स अ रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट। ऑब्वियसली बात है, कुछ कुछ चीजें ऐसी होती है जो डायरेक्शन दे रही होती है कि यार यहाँ खतरे का है निशान। तो यदि जब हम इंटरनल कंट्रोल देख रहे होंगे तो हमें वो फैक्टर्स पता लग जाएंगे जो ये डायरेक्शन देंगे कि यार यहाँ पे गलती होने की संभावना है। और इंटरनल कंट्रोल को समझ के ही उसके बेसिस पे हम नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स डिसाइड करेंगे। बहुत खूब। आगे क्या लिखा हुआ है? एस्पेक्ट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल। तो सबसे पहले तो होता है जनरल नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल। ऑब्वियस सी बात है, कंट्रोल क्यों लगाया जाता है? बच्चे पे कंट्रोल क्यों रखना है? बच्चा पढ़े, सारा काम तरीके से करे। बिजनेस में इंटरनल कंट्रोल क्यों लगाया जाता है? ताकि उसकी रिपोर्ट कार्ड यानी रिलायबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग रहे, और इफेक्टिव एंड एफिशिएंसी इन ऑपरेशन, हर काम सही ढंग से इफेक्टिवली और प्रॉपरली हो बिना किसी वेस्टेज के। सारे लॉस, रूल्स, रेगुलेशंस को हम कंप्लाई करें, और हमारे जो भी कंपनी के, हमारी जो भी एंटिटी है, उसके एसेट्स एकदम सिक्योर्ड रहे। वॉचमैन है, कैमरा है, बायोमेट्रिक डिवाइस है, कोई एकदम से उठा के ले ही नहीं जा सकता। प्रिंटर के वहां पे अथॉरिटी चाहिए, चेक है कौन किसका प्रिंट ले जा रहा है। लैपटॉप आप ले जा सकते हैं, नहीं ले जा सकते। अगर आप हर चीज का कंट्रोल रखोगे तो डेफिनेटली आपके एसेट्स का मिसयूज नहीं होगा। बट बहुत तारीफ के बाद अक्सर बुराई की बारी आती है मेरे दोस्तों, और अब बारी है इंटरनल कंट्रोल की जम के बुराइयां करने की। तो बुराई नंबर 1 यानी लिमिटेशंस नंबर 1, इट कैन प्रोवाइड ओनली रीजनेबल एश्योरेंस। भाई साहब, ये तो प्रॉब्लम ही है, मतलब ये तो प्रॉब्लम ही है। ऑडिट है ना, आप कितना भी कर लो, आप गारंटी नहीं दे सकते। यानी कि ये आपको रीजनेबल अश्योरेंस ही देगा। ऐसा नहीं है कि इंटरनल कंट्रोल लगा दिया तो भाई सब जोरदार। हमने लिख दिया नो करप्शन, आज से कोई भ्रष्टाचार ही नहीं होगा। हमने लिख दिया नो स्मोकिंग, आज से कोई स्मोक ही नहीं करेगा यहाँ के। अरे बाबा, अभी तो इंटरनल कंट्रोल लगाया है, ये चांस है। इट विल प्रोवाइड ओनली अ रीजनेबल अश्योरेंस, नॉट एब्सोल्यूट अश्योरेंस। चलिए, दूसरा क्या होता है? हमेशा ह्यूमंस के जजमेंट इन्वॉल्व होते हैं ऑडिट में, इंटरनल कंट्रोल में। तो वो जजमेंट कभी कभी जो है इंटरनल कंट्रोल में उसकी इफेक्टिवनेस को कमजोर कर देते हैं। लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग द पर्पस ऑफ इंटरनल कंट्रोल विच हार्म इट्स ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस। कभी कभी एम्प्लॉय को यही समझ में नहीं आता कि ये कंट्रोल लगाया क्यों है, पर्पस क्या है इसका, और उस वजह से भी उसकी महत्वता और उसकी ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस कम हो जाती है। और बहुत बढ़िया है, कंट्रोल तोड़ना तो अपने बाएं हाथ का काम है। दो लोगों में कोल्यूशन हुआ और उन्होंने कंट्रोल की 12 बजा दी। तो कोल्यूशन अमंग पीपल में लीड टू ओवरराइडिंग ऑफ कंट्रोल। ऐसा करना, मेरी जगह साइन तू मार देना या कोट लगा के रख देता हूँ, और पता मत लगने देना कि मैं बीच में से गोली हो गया था। दो लोग मिलके और पूरे कंट्रोल की 12 बजा सकते हैं, 2-3 लोग जो भी। जजमेंट बाय मैनेजमेंट, क्योंकि जहां पर साइंस का रूल नहीं है वहां पर ऐसा है कि गलती हो सकती है, गड़बड़े हो सकती है। हम सोच रहे हैं कि ये इंटरनल कंट्रोल इस गलती को पकड़ने के लिए सही है, बट मे बी ना हो। Okay, next limitation is limitation in case of small entities, for example segregation of duty. अब लफड़ा क्या है? इंटरनल कंट्रोल के बारे में हम पढ़ते हैं तो हमें ऐसा कहा जाता है कि कैश लेने वाला अलग होना चाहिए, कैश रिकॉर्ड करने वाला अलग होना चाहिए, यानी कि सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज होनी चाहिए। एक जैसा सारा काम एक को मत दो ताकि वो गड़बड़ कर जाए। हर काम को लोगों में सेग्रीगेट कर दो, बांट दो, ताकि अगर वो फ्रॉड करना भी चाहे या कुछ गड़बड़ करना भी चाहे तो उन लोगों को आपस में जुड़ना पड़ेगा, तभी वो क्या कर पाएंगे, कंट्रोल्स को तोड़ पाएंगे या फ्रॉड कर पाएंगे। तो बेसिकली ये प्रॉब्लम बड़ी में तो नहीं आती है, क्योंकि बड़ी में तो वैसे भी इतना काम होता है कि हर काम लोगों में डिवाइडेड रहता है। बट स्मॉल एंटिटीज में साला पहले ही तो पैसे कम, ऊपर से इतनों को सैलरी देने की बिल्कुल भी हालत नहीं। तो एक ही आदमी की होती है सारा काम, वन मैन आर्मी चल रहा होता है वहां पे।
मैनेजरी एचआर है, मैनेजरी मैनेजमेंट है, और मैनेजरी ट्रेनिंग है, और मैनेजरी सब कुछ है। तो स्मॉल एंटिटीज में बहुत सारी चीजें इंटरनल कंट्रोल की लागू करना डिफिकल्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कंट्रोल रेलेवेंट टू ऑडिट। एक्चुअल में क्या होता है, एक बिजनेस के अंदर बहुत सारे कंट्रोल्स लगा रखे हैं। सही बात है, एक बिजनेस में बहुत सारे कंट्रोल्स है। अब देखने वाली बात यह है कि इस बिजनेस का कौन सा कंट्रोल मेरे लिए जरूरी है, क्योंकि ऑडिटर बहुत लिमिटेड टाइम के लिए आता है, और जरूरी नहीं है कि उतने से टाइम के अंदर वो जो जो भी मतलब कंट्रोल है वो सारे ही उसके लिए जरूरी है। यानी उसको क्या करना है, इतने सारे कंट्रोल में से वो कंट्रोल निकालना है जो उसके लिए रेलेवेंट है। स्पेशली फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड जो भी इंटरनल कंट्रोल है वो ऑडिटर के लिए जरूरी होते हैं। पढ़ते हैं हम लोग क्या क्या बेसिस है जिसके बेसिस पे हम पता कर पाएंगे कि यार ये रेलेवेंट हो सकता है या नहीं हो सकता। सबसे पहला होता है मटेरियलिटी एंड साइज ऑफ एंटिटी। ठीक है, हम जिस जगह की ऑडिट करने जा रहे हैं वहां के लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट है। पहली चीज तो वो, क्योंकि अगर एंटिटी के लिए कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट आइटम है तो डेफिनेटली उसके पे जो इंटरनल कंट्रोल लगा रखा है वो हमारे लिए जरूरी है ही है। दूसरा, सिग्निफिकेंस ऑफ रिलेटेड रिस्क। आपकी जुड़ी हुई रिस्क और कितनी क्या क्या है उससे भी फर्क पड़ता है। किस तरीके का आपका बिजनेस है, आपका बिजनेस कितना फैला हुआ है, आपका बिजनेस स्ट्रक्चर थोड़ा डिफिकल्ट है क्या, उससे भी बहुत ही इजी काम है, ओनर ही बेसिकली सारी चीजें कर रहा है, तो उसमें थोड़ा ऐसा होता है कि इंटरनल कंट्रोल नहीं भी होगा या कम जगह भी हम देखेंगे तो चलेगा। लेकिन जहां पर बहुत सारी ड्यूटीज बटी हुई है तो वहां पर हमें हर सेक्टर का इंटरनल कंट्रोल देखना रहेगा। एप्लीकेबल लीगल एंड रेगुलेटरी, आपके ऊपर क्या लॉज है, रेगुलेशंस है, उस कानून से रिलेटेड जो इंटरनल कंट्रोल है उस पर हमको ध्यान देना पड़ेगा। एंटिटी का स्ट्रक्चर सिंपल है तो ठीक है, एंटिटी का स्ट्रक्चर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है तो हो सकता है उस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में से कोई फ्रॉड कर जाए, तो वहां पे भी वो चीजें भी ध्यान देनी पड़ेगी। एंड यूज ऑफ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, अगर आप अपने बिजनेस में कोई बाहर वाले व्यक्ति का काम काम में लेते हो यानी आउटसोर्स कर रहे हो तो डेफिनेटली उसका इंटरनल कंट्रोल तो आपको चेक करना ही पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल एक एंटिटी में ऐसा है कि रिटर्न फाइलिंग या कह सकते हैं अकाउंट्स का वर्क बाहर से हो रहा है, यानी बहुत बड़ी बात है ये। या हो सकता है किसी एंटिटी का आईटी सर्विसेज हमने आउटसोर्स कर रखी है, हमारे यहाँ बंदा नहीं बैठता, हम बाहर की एजेंसी से आईटी रिलेटेड सर्विसेज ले लेते हैं, उस पे जो इंटरनल कंट्रोल है ना वो दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि कोई बाहर का बंदा आपके सिस्टम का काम कर रहा है तो उसको तो हमको चेक करना ही करना है। whether or how a specific control individually or in combination with other prevent detect and correct the material misstatement। एक इंटरनल कंट्रोल का क्या क्या नाम से कह सकते हैं कि उसकी क्या काबिलियत है कि वो क्या क्या चीजें रोक सकता है। अगर एक इंटरनल कंट्रोल कोई पर्टिकुलर चीजों को रोकने में सक्षम है तो डेफिनेटली वो कंट्रोल काफी इफेक्टिव है, काफी बड़ा है, काफी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, और डेफिनेटली हम देख सकते हैं कि वो इंटरनल कंट्रोल हो सकता है हमारे ऑडिट के लिए रेलेवेंट हो, जरूरी हो। तो कैसे पता करेंगे कि हमारे लिए कौन सा इंटरनल कंट्रोल रेलेवेंट है, उसके लिए कुछ फैक्टर्स हैं। क्या क्या, मटेरियल आइटम पे कौन सा इंटरनल कंट्रोल है, एंटिटी की साइज क्या है, एंटिटी का बिजनेस क्या है, एंटिटी कॉम्प्लेक्स इजी स्ट्रक्चर है या कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, उसके अलावा उसका इंटरनल कंट्रोल क्या क्या चीज़ों को प्रिवेंट कर रहा है होने से, क्या हम कोई सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का यूज कर रहे हैं क्या, या उससे और जुड़ी हुई क्या क्या रिस्क है। ये सब पॉइंट के बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कि कौन सा इंटरनल कंट्रोल तो हमारे लिए जरूरी है और कौन सा इंटरनल कंट्रोल हमारे लिए कम जरूरी या नहीं है जरूरी। चलिए एग्जाम्पल पढ़ते हैं इसका। जैसे कि सपोज कंट्रोल ओवर कंप्लीटनेस एंड एक्यूरेसी ऑफ इंफॉर्मेशन, क्या लिखा हुआ है, कंट्रोल ओवर कंप्लीटनेस एंड एक्यूरेसी, हमको ये देखना है कि भाई इंफॉर्मेशन कंप्लीट है और एक्यूरेटली रिकॉर्डेड है। अब क्या करेंगे हम लोग, फॉर ऑडिटिंग रेवेन्यू ऑडिटर शुड कंसिडर प्राइस एक्यूरेसी ऑफ इंफॉर्मेशन, प्राइस एक्यूरेसी चेक करेगा एक तो, एंड कंप्लीटनेस ऑफ सेल वॉल्यूम डेटा। क्या करना है, एक तो उसको ये इंटरनल कंट्रोल चेक करना है कि सेल्स सारी सही से रिकॉर्डेड है, एक उसको ये इंटरनल कंट्रोल चेक करना है कि प्राइस हमेशा सही रिकॉर्डेड रहती है, प्राइस में कभी भी कोई गड़बड़ी
नहीं आती। ये दोनों चीज़ों से उसको क्या मिल जाएगा? कंप्लीटनेस एंड एक्यूरेसी ऑफ इंफॉर्मेशन। दूसरा एग्जाम्पल, इंटरनल कंट्रोल ओवर सेफगार्ड ऑफ एसेट। हमारे बिजनेस का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है? एसेट। यानी एसेट के ऊपर जो इंटरनल कंट्रोल लगा रखा है वो तो हमारे लिए रेलेवेंट है ही है। क्या कह रहा है ये? रेलेवेंट कंट्रोल्स कुड बी द यूज ऑफ एक्सेस कंट्रोल, पासवर्ड, प्रोसेस ऑफ कैश डिस्बर्समेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है, पासवर्ड कैसे चेंज होता है, कैश कौन देता है, कौन रिकॉर्ड करता है, कौन आता है, कौन जाता है, सॉफ्टवेयर कौन कौन एक्सेस कर सकता है, सिस्टम पे कौन किसका क्या जो है ड्यूटीज है, कोई भी ट्रांजेक्शन को कौन ऑथोराइज कर सकता है, किस लेवल का पोस्ट का बंदा चाहिए कोई पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन के लिए। ये ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हम देख सकते हैं। वेयर एज एक्सेसिव यूज ऑफ मटेरियल, अब ये पॉइंट को समझना, अगर हम एसेट्स को देख रहे हैं तो हमें ये देखना है कि पासवर्ड्स, कंट्रोल, कैश डिस्बर्समेंट एसेट में आ गया ये सब। क्योंकि मान लो एसेट जहाँ रखा हुआ है वहाँ लिमिटेड लोग ही जा रहे हैं, एसेट जहाँ पर रखा हुआ है या एसेट से रिलेटेड कैश डिस्बर्समेंट या कैश डिस्बर्समेंट, कैश अपने आप में एसेट है, कैश डिस्बर्समेंट सही से हो रहा है नहीं हो रहा है, ये हो गया एसेट से रिलेटेड। अब अगर हम बात करें कि यार प्रोडक्शन में बहुत माल ज़्यादा काम में आ रहा है, मतलब हमारे यहाँ वेस्टेज बहुत हो रही है, तो वो वेस्टेज इज नॉट रिलेटेड टू दैट सेफ गार्डिंग ऑफ एसेट, वो सिक्योरिटी ऑफ एसेट्स में वो वाला इंटरनल कंट्रोल इज नॉट रेलिवेंट। तो डिपेंड करता है कि कब हमारे लिए क्या चीज रेलिवेंट है। चलिए, if any statute or regulation require a auditor to report on internal control, then the auditor review of internal control may be broader or detailed। अगर किसी कानून ने कह दिया कि भैया आप इंटरनल कंट्रोल पे रिपोर्ट करो, आप जाके चेक करो कि हमारी कंपनी का इंटरनल कंट्रोल अच्छा है या नहीं है, तो ऑडिटर को और ज्यादा डिटेल में और ज्यादा छानबीन करके रिपोर्ट करनी पड़ेगी अबाउट द इंटरनल कंट्रोल, अगर कानून कहता है तो। चलिए, नेचर एंड एक्सटेंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग रेलेवेंट कंट्रोल। आपको किसी भी चीज को जब समझना होता है तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि वो किस तरीके से बनाया गया है, इंटरनल कंट्रोल का डिजाइन क्या है, किस तरीके से वो इम्प्लीमेंट किया गया है और वो इफेक्टिवली वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। सबसे पहले तो डिजाइन, क्या इंटरनल कंट्रोल लगाया है, जो इंटरनल कंट्रोल लगाया है उस वो प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेड है या नहीं, बस अपन ने ऑन पेपर छोड़ दिया, उस पर कोई वर्क ही ना किया हो, और उसके बाद वो इफेक्टिवली वर्क भी कर रहा हो, ये चीज़ें अपन चेक करेंगे। उसके अलावा हम लोग ये भी देखो, आप फॉर एग्जांपल इंटरनल कंट्रोल देखते हो तो आप क्या कर सकते हो, अगर हम इंटरनल कंट्रोल को चेक करेंगे ना, तो हमने एक डमी ट्रांजेक्शन डाल दिया, देखिए कैसे प्रोसेस होके आता है। चलिए, तो एक एक्स्ट्रा था आगे, परफॉर्म रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर टू ऑब्टेन एविडेंस। हम लोग क्या करेंगे, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स परफॉर्म करेंगे, जैसे इंक्वायरी करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, लोगों से पूछताछ करेंगे, ट्रेस करेंगे ट्रांजैक्शंस, ताकि हमको पता चल सके इंटरनल कंट्रोल के बारे में। सिर्फ इंक्वायरी करना सफिशिएंट नहीं है। वाई? आपने इंक्वायरी करी, अच्छा, आपके यहाँ पे इंटरनल कंट्रोल लगा हुआ है? हाँ। आपके यहाँ का इंटरनल कंट्रोल इफेक्टिव है? जी बिल्कुल बहुत इफेक्टिव है, हम तो बहुत अच्छे से मानते हैं। अरे कौन आदमी सामने से आके बोलेगा कि हमारी कंपनी का कंट्रोल खराब है? यानी सिर्फ आपने उनसे इंक्वायरी कर ली ना, दैट इज नॉट सफिशिएंट। आपको वहां जाके चीजें ऑब्जर्व करनी पड़ेगी, वहां पे एविडेंस लेना पड़ेगा, एक डमी ट्रांजेक्शन डाल के देखना पड़ेगा, देन यू विल नो कि किस तरीके से इंटरनल कंट्रोल वर्क कर रहा है। चलिए, अच्छा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ समझ लिया कि हाँ ठीक है इंटरनल कंट्रोल है, नहीं, उसको टेस्ट करो। ऐसा ट्रांजेक्शन डालेंगे ना तो समझ में आएगा कि इस पे इंटरनल कंट्रोल है या नहीं है। खुद घुसने की कोशिश करो जहाँ पे एसेट्स रखे हुए हैं, जहाँ कैश रखा हुआ है, देखिए कोई पकड़ता है या नहीं पकड़ता है, अपने आप पता लग जाएगा कि वहां पर इंटरनल कंट्रोल है या नहीं है। अगर ऑडिटर गया और उसने लॉकर खोलने की कोशिश करी, लॉकर खुल गया, तो काहे का इंटरनल कंट्रोल है? या कुछ भी नहीं है साहब, आओ कैश निकालो जाओ, जय श्री राम, चोरों को खुला इनविटेशन है। तो बेसिकली हमें पहले उसका डिजाइन समझना है, डिजाइन समझने के लिए हमको रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स करने पड़ेंगे, और जब एक बार हम अंडरस्टैंड कर जाएंगे कि इंटरनल कंट्रोल किस तरीके का लगा रखा है एंटिटी में, उसके बाद टेस्ट करेंगे कि वो कंट्रोल वाकई इफेक्टिव और एफिशिएंट है या नहीं है। इंटरनल कंट्रोल के 5 कंपोनेंट कह लो, एलिमेंट कह लो, हिस्से हैं। तो कौन कौन से 5 कंपोनेंट है? कंट्रोल एनवायरमेंट,
risk assessment procedures, information system, control activities and monitoring of control. वाह वाह, मैंने तो मतलब एक्शन में सब कुछ समझा दिया, क्या बात है। तो जो हमारा इंटरनल कंट्रोल है दोस्तों, वो 5 कंपोनेंट में बांटा गया है। सोने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बिकॉज अगर चैन से सोना है तो जग चाहिए। अगला है हमारा कंट्रोल एनवायरनमेंट। दिस इज कंपोनेंट ऑफ इंटरनल कंट्रोल। क्या कहता है भाई साहब कंट्रोल एनवायरनमेंट? द कंट्रोल एनवायरनमेंट इंक्लूड गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट फंक्शन। कंट्रोल एनवायरनमेंट ने साफ साफ कह दिया कि मेरे अंदर 2 चीजें आती है। कौन कौन सी 2 चीजें आती है? एक तो गवर्नेंस और एक मैनेजमेंट। एक तो ऊपर से देखना कि सब कुछ सही तरीके से हो रहा है, गवर्न करना मतलब एवरीथिंग इज विद इन द रूल्स, विद इन द स्टैंडर्ड्स, या बिल्कुल सही हो रहा है। और एक मैनेज करना, यानी कि सारी चीजें सही से चल रही है। एग्जाम्पल, मैनेजमेंट हैज क्रिएटेड एंड मेंटेन अ कल्चर ऑफ ऑनेस्टी एंड एथिकल बिहेवियर। बहुत अच्छी बात है। क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल, अगर टॉप लेवल मैनेजर, जहां पर लिखा हुआ है नो स्मोकिंग, टॉप लेवल मैनेजर वहीं जाकर, कोई मानेगा फिर उसके बाद उस बोर्ड को? कोई नहीं मानेगा। लेकिन अगर टॉप लेवल मैनेजर ही, मैनेजमेंट खुद ही अगर ऑनेस्ट है, एथिकल बिहेवियर में मानता है, फ्रॉड को टॉलरेट नहीं करता, गलती टॉलरेट नहीं करता, ऑनेस्टी पे बिलीव करता है, तो डेफिनेटली वो हैबिट उनके एम्प्लॉयज में भी उतर कर आई जाएगी। चलिए, द एटीट्यूड, अवेयरनेस एंड एक्शन ऑफ दोस्त चार्ज विद कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा हमको बॉस दिखता है ना, हमारे अंदर भी वही आता है। टाटा का नाम सुनते ही भरोसा, क्योंकि रतन टाटा ने क्रिएट किया है वो चीज। हम और कोई कंपनी पे इतना ट्रस्ट नहीं कर सकते जितना हम रतन टाटा की चीजों पे करते हैं। क्यों? क्योंकि जो वहाँ का मैनेजर ओनर है रतन टाटा, उन्होंने एक इमेज क्रिएट की गई है। उन्होंने बताया कि देखो, आई एम ऑनेस्ट, आई एम एथिकल, मैं सोसाइटी के लिए इतना करता हूँ। तो हमारों को उसके ऊपर क्या हो गया, एक ट्रस्ट डेवलप हो गया। तो यदि हमारे मालिक का एटीट्यूड, या हमारा मालिक कोई चीज को लेकर बहुत अवेयर है, मैनेजर जो है काफी चीजें अवेयर रखता है, तो डेफिनेटली वहां के एम्प्लॉयज भी उस चीज को लेकर अवेयर रखेंगे। एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं, क्लीनलीनेस। अगर हम देखते हैं हमारे आसपास काफी गंदगी हो रही है, तो हम उसको कम नहीं करते, हम क्या करते हैं, यार पहले ही बहुत कचरा पड़ा है, लो डाल दो। यानी बॉस ही अगर ऑनेस्ट नहीं है, बॉस ही चीजों को लेकर अवेयर नहीं है, बॉस ही कंट्रोल तोड़ देता है, तो कुछ नहीं हो सकता। उल्टा, अगर हम सफाई देखते हैं, तो अगर हम एक कचरा भी डाल दे तो लगता है यार अपनी वजह से गंदा हो गया, चलो उठा लेते हैं वापस। सो दिस इज द डिफरेंस। द कंट्रोल एनवायरमेंट सेट द टोन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इन्फ्लुएंसिंग द कंट्रोल। बेसिकली ये एक ना फ्लो सेट कर देता है। कैसे? कि अगर बड़ा इंसान, मैनेजर खुद कॉन्शियस है हर चीज को लेकर, कोई कचरा डाल रहा है तो मैनेजर बोल रहा है प्लीज पुट इन डस्टबिन, मैनेजर खुद भी डस्टबिन में डाल रहा है, मैनेजर खुद क्लीन है, मैनेजर खुद टाइम पे आ रहा है। अगर वो खुद हर बार सुबह 10 बजे शाम ऑफिस पहुंच जाता है, तो वो लोगों को कह पाएगा कि यू आर लेट। और लोगों को भी लगेगा यार ये बंदा रात में लेट तक हमारे जितना ही काम करता है, हमसे ज्यादा देर बैठता है, पर सुबह 10 बजे मतलब 10 बजे आता है, तो लोगों को लगेगा नहीं यार, वी शुड ऑल्सो डू दिस। दिस इज कंट्रोल एनवायरनमेंट। वहां का माहौल मैनेजमेंट ने ऐसा कर दिया है कि आपको ईमानदारी, ऑनेस्टी, क्लीनलीनेस, क्या कहते हैं, पंक्चुअलिटी, ये सब आपके जहन में आ चुका है। ओके, एलिमेंट्स मतलब आप कंट्रोल एनवायरनमेंट के भी अंदर हम लोग एलिमेंट्स पढ़ने जा रहे हैं। क्या है? कम्युनिकेशन एंड एनफोर्समेंट ऑफ इंटीग्रिटी एंड एथिकल वैल्यू। बेसिकली आपको क्या प्रमोट करना है, क्या करना है। प्रॉब्लम क्या होती है ना, फ्रॉड, एरर हो जाना इज नॉट अ प्रॉब्लम, क्योंकि आपने गलती करी है ना, तो हो सकता है कि वो पकड़ाई में आ जाएगी। लेकिन फ्रॉड किया है ना, तो उसको पकड़ना बहुत मुश्किल है। यानी ये ऐसा कहता है, क्या करो आप, ईमानदारी, इंटीग्रिटी और एथिकल वैल्यू, हमारी जो मॉरल वैल्यूज है, वो चीज को अगर हम लोग फ्लो देंगे, वो चीज को अगर हम लोग प्रमोट करेंगे हमारी एंटिटी में, तो लोग फ्रॉड कम करेंगे। पार्टिसिपेशन, इंडिपेंडेंस, एक्सपीरियंस ऑफ दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्टिसिपेशन, इंडिपेंडेंस, एक्सपीरियंस ऑफ दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस, यानी ये क्या कह रहा है कि जो मैनेजमेंट से भी ऊपर कौन आता है, दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस। अगर दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस किसी भी चीज में इंडिपेंडेंट है या बायस्ड नहीं है, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरा, स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर किस तरीके से ड्राफ्ट
किया गया है। आगे, ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस। अगर कोई बिजनेसमैन ऐसा होगा जिसकी पॉलिसी ऐसी है कि काम हम लोग 15-15, 20-20 घंटे करा रहे हैं और वेजेस उतना अप्रोप्रिएट पे नहीं कर रहे, तो डेफिनेटली हमारे यहाँ के लोग इतना खुश नहीं रहेंगे। तो हम लोगों को हमारी ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसीज और प्रैक्टिसेस क्या है उस पर भी देखना है। नेक्स्ट, असाइनमेंट ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। और आपको पता ही है ये दोनों चीजें यानी कि अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी साथ साथ चलते हैं। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी को अथॉरिटी दे दी, आपने कहा कि तेरे पास पूरा अधिकार है मेरे दोस्त, तेरी इच्छा हो जो कर, तुझे कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं। अथॉरिटी दे दी पर उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, उसको कोई काम नहीं है, उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, तो डेफिनेटली वो अपनी अथॉरिटी का गलत फायदा उठा सकता है। इसका उल्टा, आपने किसी बंदे को बहुत सारी जिम्मेदारी दे दी, देख ये भी तेरे को संभालना है, ये भी तेरे को करना है, ये भी तेरा काम है, ये फाइल भी तेरे को बनानी है, वहां पे भी तेरे को जाना है, उनसे डील भी तेरे को करके आना है, लेकिन ये काम तुम खुद नहीं कर सकते, ये काम तुम्हारी अथॉरिटी में नहीं है, इस काम के लिए तुम्हें मेरे से परमिशन लेनी पड़ेगी, फलाना। आपने काम सबको बतेरे दे दिए, उसको बतेरे काम दे दिए, लेकिन उसको अथॉरिटी नहीं दी, तो उसको काम करने में बहुत दिक्कत नहीं आएगी? सारा काम करने को भी बोल रहा है और काम करने के लिए फ्रीडम तो दे, खुद का दिमाग तो लगाने दे। एक लाइन चेंज कर देता हूँ उससे पहले, नहीं ये मेरे से पूछे बिना कैसे चेंज कर दिया तुमने, ओहो। तो जनाब, ऑथोरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी साथ में दो तभी काम चलेगा। नेक्स्ट, मैनेजमेंट फिलोसॉफी एंड ऑपरेटिंग स्टाइल। मैनेजमेंट का जो स्टाइल है ना साहब, वही ऊपर वाली बात ही है, सेम बात है। मैनेजमेंट क्या शो करता है, मैनेजमेंट का क्या फिलोसॉफी है, मैनेजमेंट का क्या वे ऑफ वर्किंग है, वो बहुत हद तक डिफाइन करेगा कि एम्प्लॉयज कैसे वर्क करेंगे। एंड कमिटमेंट टू कॉम्पिटेंस, कमिटमेंट टू कॉम्पिटेंस, कमिटमेंट टू कॉम्पिटेंस, हमारा कमिटमेंट है। एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी कि अपना काम टॉप होएगा, कॉम्पिटेंट से कॉम्पिटेंट व्यक्ति, कोई फालतू आदमी एंटिटी में नहीं है। ऐसा नहीं है कि जो ओनर है या जो मैनेजर है वो अपने ही लोगों को सपोर्ट कर रहा है ताकि वो ही ग्रो करे, भले वो कॉम्पिटेंट हो या नहीं हो, ऐसा नहीं। मैनेजमेंट को हमेशा उन लोगों को प्रमोट करना चाहिए जो कॉम्पिटेंट है। तो जब एक बार ऐसा लगेगा ना कि हम बेस्ट करना चाहते हैं, तो ऑटोमेटिकली हर व्यक्ति को पता है कि ओनली बेस्ट विल गेट दी अपॉर्चुनिटी, तो वो खुद भी अपना काम बेस्ट से बेस्ट करने की कोशिश करेगा। तो बेसिकली कंट्रोल एनवायरनमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट है मैनेजर का क्या बर्ताव है, क्या एटीट्यूड है, क्या स्टाइल है, क्या फिलोसॉफी है, मैनेजमेंट ने कैसा इंटीग्रिटी का कल्चर रखा हुआ है, मैनेजमेंट लोगों को कैसे पॉलिसीज अपनी बताता है, मैनेजमेंट किस तरीके से अपने ह्यूमन रिसोर्स से डील करता है, मतलब ओवरऑल वहाँ का पूरा एरिया, जो वहाँ का पूरा माहौल है वो किस तरीके का है। अगला, एंटिटीज रिस्क असेसमेंट प्रोसेस। ठीक है, आपको बताइए हम क्या पढ़ रहे हैं, कंपोनेंट ऑफ इंटरनल कंट्रोल। उसके अंदर हमने 5 कंपोनेंट पढ़े हैं। मैं इसको रिपीट वापस इसलिए कर रही हूँ बिकॉज इट इज इम्पॉर्टेंट, ये पूछ लिया जाता है आसानी से पेपर में कि इंटरनल कंट्रोल के कंपोनेंट्स क्या है। तो एक तो हमने पढ़ लिया है द कंट्रोल एनवायरनमेंट, और जो अब अगला कंपोनेंट है दैट इज एंटिटीज रिस्क असेसमेंट प्रोसेस। आहा, एंटिटी किस तरीके से खतरों को एसेस करती है, या आप पहले ही देखें, आइडेंटिफाई बिजनेस रिस्क। रिस्क क्या होती है, निहित होती है, अंदर आत्मा की तरह है बिजनेस में। कोई भी बिजनेस अगर है तो रिस्क होगी ही होगी। तो बिजनेस को किस किस तरीके की रिस्क है और फाइनेंस से रिलेटेड रिस्क हम देखेंगे। एस्टिमेट सिग्निफिकेंस ऑफ रिस्क, वो रिस्क कितनी इंपॉर्टेंट है। खतरे बहुत सारे हैं मित्रों, सारे खतरों पे ध्यान नहीं देना है, कौन सा खतरा हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा ध्यान देने वाली बात है। असेस द लाइक्लीहुड ऑफ अकरेंस, क्या चांसेस है कि ये रिस्क हमारे लिए असल खतरा बन के आएगी, क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये रिस्क हमको आगे जाके दुख देने वाली, यानी क्या वो खतरे के होने के कितने चांसेस हैं। एंड डिसाइड अबाउट द एक्शन टू एड्रेस द रिस्क, अगर ऐसा होता है तो हम किस तरीके से उस खतरे से उभरेंगे, उस रिस्क को हम एड्रेस किस तरीके से करेंगे। अगला क्या दे रखा है, इंफॉर्मेशन सिस्टम इंक्लूडिंग रिलेटेड बिजनेस प्रोसेसेस रेलेवेंट टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड कम्युनिकेशन। इंफॉर्मेशन सिस्टम बिजनेस की हर चीज में,
लेकिन एज ए ऑडिटर मेरे लिए वो इंफॉर्मेशन सिस्टम बहुत मायने रखता है जो अपनी एंटिटी के फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस के ऊपर है ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड जो है, अकाउंट से रिलेटेड जो है, वो वाला इंफॉर्मेशन सिस्टम का जो कंट्रोल है वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे समझेंगे हम लोग? सबसे पहले आइडेंटिफाई सिग्निफिकेंट क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन। हमारा जो इन्फॉर्मेशन सिस्टम है उसमें हम लोग सबसे पहले ये देखो कि क्या क्या इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन है, किस तरीके से ट्रांजैक्शन सिस्टम में रिकॉर्ड होता है, रिकॉर्ड पोस्ट किया जाता है, और फाइनल रिपोर्टिंग कैसे होती है ट्रांजैक्शन की। अंडरस्टैंड रिलेटेड अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एंड सपोर्टिंग इन्फॉर्मेशन। जो भी ट्रांजैक्शन सिस्टम में डाला जाता है, जो भी ट्रांजैक्शन सिस्टम में डाला जाता है उसके साथ और कुछ एडिशनल मैनुअल में बनाया जाता है क्या, या उसका कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट हमारे पास है क्या। नेक्स्ट, हाउ इंफॉर्मेशन सिस्टम कैप्चर। इंफॉर्मेशन सिस्टम में आता कैसा है डेटा? भाई कोई आदमी मैनुअली भर के फिल कर रहा है, या ऐसा होता है कि अगर कहीं पे भी ऑनलाइन सेल बुक हो रही है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर डेटा आ जाता है। किस तरीके से हम लोग जो है डेटा सिस्टम में फीड करते हैं, किस तरीके से सिस्टम में डेटा आता है। एंड एंटिटीज फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस। एंटिटी का प्रोसेस क्या है, मतलब किस तरीके से पूरा प्रोसेसिंग होता है, फिर क्या अकाउंट बनता है, फिर वो उसको प्रिंट कैसे निकाला जाता है, कौन सी अथॉरिटी के पास होता है, ये सारी चीजें। और सबसे इंपॉर्टेंट, कंट्रोल सराउंडिंग जर्नल एंट्री। होता क्या है, जब हमारे पास एक इंफॉर्मेशन सिस्टम है तो जर्नल एंट्री के बाद लेजर बनाना, ट्रायल बैलेंस बनाना, बैलेंस शीट बनाना, P&L बनाना, जमाने भर के जो भी है अकाउंट बनाना, दैट एवरीथिंग इज डन इन सिस्टम। कुछ भी नहीं करना आपको, लेकिन एक काम आप करते हो, वो होता है जर्नल एंट्री। तो जर्नल एंट्री के ऊपर कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। क्यों? जनरल एंट्री के ऊपर इसीलिए कंट्रोल होना बहुत जरूरी है क्योंकि अगर जनरल एंट्री गलत डाल दी तो ऑटोमेटिकली पूरा का पूरा ट्रांजैक्शन क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। यानी कि आपको ये देखना है कंट्रोल सराउंडिंग जनरल एंट्री। द ऑडिटर शैल ऑब्टेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ द एंटिटी कम्युनिकेट्स फाइनेंशियल रिपोर्टिंग रूल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। ऑडिटर को ये भी समझना चाहिए कि भैया किस तरीके से एंटिटी लोगों को बताती है कि भाई ये रूल्स है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, भाई कोई पॉलिसी मैनुअल बना रखा है, या किस तरीके से चिट्ठी पत्री खत देती है। एंड बिटवीन मैनेजमेंट एंड दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस एंड एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। दो तरीके से कम्युनिकेशन होता है बेसिकली। एक तो मैनेजमेंट दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस को बताएगी, एम्प्लॉयज को बताएगी, और एक हम एक्सटर्नल लोगों से भी कम्युनिकेट करते हैं। जैसे कोई बंदा आया कंपनी में कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए और उसने कोई चीज बोली तो कंपनी बोल सकती है कि नहीं, दीज आर नॉट इन आर कोड ऑफ कंडक्ट। हमारे यहाँ पे जो रूल्स है, हमारे यहाँ जो हमारा एथिक्स है, हमारे जो प्रिंसिपल्स हैं, बेसिकली ये चीज उसके खिलाफ है, तो वी कैन नॉट एक्सेप्ट। तो बेसिकली अगर आप अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को कम्युनिकेट करते हो तो किस तरीके से करते हो लोगों को, इनसाइड द एंटिटी, आउटसाइड द एंटिटी, ये चीज भी ऑडिटर को समझनी पड़ेगी। तो सबसे पहले तो खुद समझो क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। अंडरस्टैंडिंग रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, अंडरस्टैंडिंग द रिलेशन ऑफ एक्टिविटी, क्या रिश्ता क्या है उस रूल का उस पर्टिकुलर काम से, और किस तरीके से, मैंने अभी बोला ना भाई, चिट्ठी पत्री, पॉलिसी मैनुअल, किताब, क्या बना के आप अपनी पॉलिसी को कम्युनिकेट करते हो कि हमारे यहाँ ये पॉलिसी है। हमारे यहाँ जो एम्प्लॉय होता है उससे कभी भी ओवर टाइम नहीं कराया जाता है। हमारे यहाँ जो एम्प्लॉय होता है उसको मिनिमम हमेशा इतना दिया जाता है। हमारे यहाँ जो ये सिस्टम है ऐसा किया जाता है, मतलब पॉलिसी क्या है अपनी, और किस तरीके से आप कम्युनिकेट करते हो, योर कम्युनिकेशन चैनल। इट शुड बी लेस स्ट्रक्चर्ड एंड इजी फॉर स्मॉल एंटिटीज। स्मॉल एंटिटीज क्या, खासकर बात ये कि अगर आपने बहुत ही लंबा चौड़ा डिटेल में हर कुछ लिख दिया ना तो लोगों के लिए समझना मुश्किल हो जाएगा, वो पढ़ेंगे नहीं, इग्नोर कर देंगे। बेटर एकदम क्रिस्प, और अगर आपने स्ट्रक्चर्ड तरीके से अपने रूल्स पॉलिसीज बना रखी है ना तो लोगों को समझाना और एम्प्लॉयज वगैरह को पढ़ना और उसको अप्लाई करना इजी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट इज कंट्रोल एक्टिविटीज। क्या कहता है ये? दे आर द पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स दैट हेल्प इंश्योर दैट मैनेजमेंट डायरेक्टिव्स आर कैरिड आउट। कंट्रोल एक्टिविटी ये कहता है कि हम वो सारी चीजें हम लोगों ने लगा रखी है, पॉलिसी प्रोसीजर, ताकि ये श्योरिटी रहे कि मैनेजमेंट का जो है डायरेक्शन सही तरीके से चलता रहे।
जैसे एक एग्जांपल नीचे देखेंगे हम लोग, ऑथराइजेशन प्रॉपर हो रहा है। ऐसा नहीं है कि एक ही बंदा दूसरे बंदे के कंप्यूटर पे जाके 4 बटन दबा के परमिशन लेके आ गया, नहीं, प्रॉपर ऑथराइजेशन होना चाहिए। एक कोई पर्टिकुलर वर्क है, उसमें 2 लोगों की परमिशन चाहिए, तो इसके भी साइन हो, उसके भी साइन हो। सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज, ये तो अभी हमने पढ़ा ही है। जैसे फॉर एग्जांपल कैश का ही एग्जांपल लिया था इसमें, कि ऐसा ना हो कि कैश लेने वाला, देने वाला, रिकॉर्ड करने वाला एक ही बंदा है, तो ऑटोमेटिकली वो आराम से गड़बड़ कर सकता है। इसलिए सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज होना, आपस में जो है काम बांटना, वो बहुत जरूरी है। परफॉर्मेंस रिव्यू, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें हमेशा ऐसा लगता है कि मैंने मेरा काम बहुत जोरदार किया है, बट अगर परफॉर्मेंस का रिव्यू करते हैं देन वी केम टू नो कि हाँ यार, मैं इससे बेटर और परफॉर्म कर सकती थी। तो परफॉर्मेंस का रिव्यूज हमें करना चाहिए। फिजिकल कंट्रोल, फिजिकल कंट्रोल बहुत सारे तरीके से है। वॉचमैन भी आप रखिए, आप बायोमेट्रिक डिवाइसेस भी रखिए, आईटी कंट्रोल्स जिसे हम बोलते हैं, कैमरा भी आपने लगा रखा है, बाउंसर रख रखे, बहुत सारी चीजें। एंड इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के टाइम पे लगभग सारा काम कैसे हो रहा है, आईटी, इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो उसमें इंफॉर्मेशन जो प्रोसेसिंग है ना, वो एक्यूरेट हो, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन एक्सरसाइजिंग जजमेंट, अब ये देखना है कि भैया कौन सा खतरा तो सिग्निफिकेंट है और कौन सा खतरा सिग्निफिकेंट नहीं है, कैसे पता करें। सबसे पहले फ्रॉड वाला जो खतरा है वो ज्यादा सिग्निफिकेंट है। दूसरा, कोई भी चेंजेस अगर होते हैं, अभी रिसेंट में कोई नई चीज आई है, तो वहां गड़बड़ी होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ट्रांजैक्शन जितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, जितना ज्यादा बड़ा है, उतनी ज्यादा उसमें रिस्क है। फिर रिलेटेड पार्टी के साथ अगर आपका ट्रांजैक्शन है, तो उसमें आपकी ज्यादा रिस्क है। उसके अलावा डिग्री ऑफ सब्जेक्टिविटी, आप कितना ज्यादा डिपेंड हो रहे हो, जितना ज्यादा हम किसी और पे डिपेंड हो रहे हैं, या जितना ज्यादा वो क्या कह सकते हैं कि ईमानदारी से नहीं लिया गया है, ऑब्वियस सी बात है उसमें रिस्क ज्यादा है। अनयूजुअल ट्रांजेक्शन, आपके बिजनेस से बिल्कुल हट के अलग ही तरीके का कोई ट्रांजेक्शन हुआ है, तो डेफिनेटली वो भी क्या है, रिस्क, हाई रिस्क, सिग्निफिकेंट रिस्क कैरी करता है। तो सिग्निफिकेंट रिस्क के अंदर हम क्या लिखा हुआ है, सिग्निफिकेंट नॉन रूटीन ट्रांजेक्शन, यानी कि ऐसे ट्रांजेक्शन्स जो रेगुलरली नहीं होते हैं, तो ऑब्वियसली बात है उनमें रिस्क ज्यादा है। जैसे मान लीजिए हमेशा हमारी सेल 1,000 रुपए की होती है, एक सेल 10,000 रुपए की डली हुई है, तो यार एकदम से लोगों को लगेगा कि यार स्टैंडर्ड साइज हमारा 500,000, 500,000 तक एक कस्टमर सामान लेके जाता है, एकदम से 10,000 का बिल आया, यानी ये हमें चेक करना चाहिए। ड्यू टू साइज, अनयूजुअल कैसे भी हो सकता है, उसका साइज बड़ा है, नेचर अलग है, या बार बार हो रहा है वो ट्रांजेक्शन, कैसे भी। जजमेंटल मैटर्स, जजमेंटल मैटर्स मतलब जैसे आप एस्टिमेट बना रहे हो, प्रोविजन बना रहे हो, आपने प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट बनाया, आपने अपना एस्टिमेट लगाया है, यानी वहां पर रिस्क है, मैनेजमेंट गड़बड़ कर सकता है। तो 2 तरह की सिग्निफिकेंट रिस्क हुई, कौन कौन सी, नॉन रूटीन ट्रांजेक्शन की और जजमेंटल मैटर की। तो सिग्निफिकेंट रिस्क के अंदर हमने क्या पढ़ा, 2 चीज, नॉन रूटीन ट्रांजेक्शन और जजमेंटल मैटर्स। एग्जाम्पल दे रखा है, रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड, सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन विद रिलेटेड पार्टी आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ एंटिटी, एंटिटी काम तो करती है किराने का, किसी रिलेटेड पार्टी के साथ जमीन की खरीद बेच का, शेयर की खरीद बेच का कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है, सिग्निफिकेंट रिस्क है। ठीक है, बहुत है 2 एग्जाम्पल यार, ज्यादा नहीं पढ़ते, तबीयत खराब हो जाती है। अगला क्या है, मॉनिटरिंग कंट्रोल्स। हा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी क्लास में जब तक मॉनिटर ना लगाए ना, हम चुप नहीं रहेंगे, और मॉनिटर भी सबसे शैतान बच्चे को बनाएंगे ताकि वो तो चुप रहे। तो कोई भी चीज हम अप्लाई कर दे, कोई भी कंट्रोल हमने लगा दिया, इंटरनल कंट्रोल लगा दिया, लेकिन उसको मॉनिटर करना बहुत जरूरी है कि वो सही से चल रहा है या नहीं चल रहा है। सबसे पहले तो हमको टाइमली बेसिस पे ये देखना है कि जो भी हमने कंट्रोल लगाए हैं वो एक्चुअल में वर्क कर रहे हैं इफेक्टिवली या नहीं कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि वॉचमैन वाले अंकल जी सो जाते हैं, ऐसा तो नहीं है आधे दिन कैमरा बंद पड़ा रहता है। अगर कोई इंटरनल कंट्रोल सही नहीं है, तो हाथों हाथ हमें रेमेडियल एक्शंस लेने पड़ेंगे, उसको ठीक करने के लिए एक्शंस लेने पड़ेंगे। मैनेजमेंट को क्या करना पड़ेगा,
एक तो तरीका है सुपरविजन, जैसे काम हो रहा है, काम होते होते मैनेजर सुपरवाइज कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है सब चीजें सही से हो रही है या नहीं हो रही है। कैमरा लगा रखा है ना, मैनेजर ने अपने कैबिन में कैमरा खोला और देख रहा है कैसा कौन लोग कैसे कैसे काम कर रहे हैं, सब सही से फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है, सुपरविजन। सॉरी। एक तो होता है सुपरविजन, दूसरा सेपरेट इवेल्युएशन। इसके अलावा भी वो बहुत, जैसे परफॉर्मेंस रिव्यू करना, वर्कर है तो उसने कितना प्रोडक्ट बनाया है, कितने आवर्स वर्क किए हैं, ये सब चीज़ों से भी हम इवेल्युएट कर सकते हैं। एक्सटर्नल पार्टी से इंफॉर्मेशन लेना, कस्टमर कंप्लेन, अगर किसी एक एम्प्लॉय के खिलाफ बार बार कंप्लेन आ रही है तो डेफिनेटली, या किसी एरिया में कंप्लेन आ रही है तो उसका जो हेड है यानी कि उसमें कुछ गड़बड़ हो सकती है। तो इन सब चीज़ों से हम पता कर सकते हैं कि हमारे कंट्रोल सही से चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। और स्मॉल एंटिटीज में तो सीधी सी बात है, हर चीज़ में ओनर का इन्वॉल्वमेंट रहता है, तो वो भी एक तरीके से मॉनिटरिंग है। क्योंकि हर जगह, अभी जैसे मान लो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, कभी भी आ जाता है ओनर चक्कर काटने, तो एम्प्लॉय एकदम चौकन्ने रहते हैं, यार सेठ जी कभी भी आ जाएंगे, अपन ध्यान से रहो। चलिए आइए क्या कह रहा है, मॉनिटरिंग कंट्रोल्स। इफ एन एंटिटी हैज एन इंटरनल ऑडिट फंक्शन, the auditor shall consider following points: internal audit function and responsibility। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, इंटरनल ऑडिट में क्या क्या काम है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो इस एंटिटी के लिए अप्रोप्रिएट है भी या नहीं है, क्या क्या एक्टिविटीज परफॉर्म करनी है। उसके अलावा अगर किसी और का अपने को वर्क यूज करना है तो वो भी। ओनली फाइनेंशियल रिपोर्टिंग रिलेटेड कंट्रोल आर रेलेवेंट, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ऑडिटर को सारे इंटरनल कंट्रोल पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ऑडिटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट करने आया है, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड कंट्रोल ही उसके लिए रेलेवेंट है। फॉर एग्जाम्पल, द रिव्यू ऑफ ऑपरेशन इज नॉट रिवेलेंट, ऑब्वियसली बात है, प्रोडक्शन कैसे हो रहा है, एक्सपेंसेस और ये सब कैसे प्रोसेस है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट उस चीज का रिकॉर्डिंग, मनी टर्म्स में जो रिकॉर्डिंग है, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑडिटर। चलिए, इवेल्युएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल बाय ऑडिटर। ऑडिटर किस तरीके से इंटरनल कंट्रोल को इवेल्युएट करेगा। सबसे पहले बेनिफिट्स दे रखे हैं, वेदर एरर एंड फ्रॉड आर लाइकली टू बी लोकेटेड इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। क्या कह रहा है ये, इंटरनल कंट्रोल को जब हम चेक कर रहे होंगे, इवेल्युएट कर रहे होंगे कि यार वो कितना काम का है या नहीं है, तो सबसे पहले ये देखो कि क्या ये इंटरनल कंट्रोल नॉर्मली कोई भी फ्रॉड पकड़ने में सक्षम है या नहीं है, कोई भी एरर, कोई भी गलती पकड़ने में सक्षम है या नहीं है। यानी ये इंटरनल कंट्रोल अगर मान लो है और कोई गड़बड़ होती है, तो क्या ये इंटरनल कंट्रोल उस गड़बड़ को पकड़ लेगा क्या। दूसरा, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इज एडिक्वेट एंड ऑपरेटिंग। सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि जैसा कंट्रोल चाहिए वैसा कंट्रोल है भी या नहीं, और वो सही से काम कर भी रहा है या नहीं कर रहा है। हमने कंट्रोल तो लगा दिया, हमने क्या करा, कंट्रोल तो लगा दिया, जैसे फॉर एग्जाम्पल वॉचमैन लगा दिया, लेकिन वो वॉचमैन ऐसा है कि एक तो खुद भी आलसी है और दूसरा एकदम न्यू, तो कोई उसकी सुने भी ना, तो वो ना तो एडिक्वेट लगाया हमने, ना वो अच्छे से इफेक्टिवली काम कर रहा है। और वीकनेस इन एनी एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल हैज बियरिंग ऑन दिस वर्क। कोई कंट्रोल में अगर कमी है तो उससे उसके काम में क्या फर्क पड़ सकता है। वीकनेस इन कंट्रोल ओवर एनरोलमेंट, ये एग्जांपल्स दे रखे हैं क्या क्या। वीकनेस इन कंट्रोल ओवर एनरोलमेंट, लाइकलीहुड ऑफ हैविंग डमी नेम, क्या हो सकता है, ओ कंट्रोल ओवर एनरोलमेंट। अगर मान लो कि सही से रिकॉर्डिंग नहीं हो रही कि कौन कौन लोग काम करने आ रहा है, तो काम तो वर्कर नंबर ए ही कर रहा है, या ए बी सी तीन लोग हमारे यहाँ काम करते हैं, पर हमने फर्जी डी ई एफ नाम के आदमी भी जोड़ दिए। क्यों, ताकि हम इनकी सैलरी फर्जी दिखा सकें। तो पहला पॉइंट क्या कह रहा है, वीकनेस इन कंट्रोल ओवर एनरोलमेंट। अगर मान लो कि लोगों को एनरोल करने में वीकनेस है, तो ऐसा हो सकता है कि डमी नेम आ जाए। वो क्या करेगा मैनेजर, मान लो जो सैलरी देता है वो क्या करेगा, वो 4 की सैलरी निकाल देगा सपोज, या 6 की सैलरी निकाल दी उसने, ए बी सी डी ई एफ, हकीकत में 3 ही लोग काम कर रहे थे, तो अल्टीमेटली वो बाकी की 3 की सैलरी का पैसा किसके जेब में गया, उस मैनेजर की जेब में गया। यानी अगर एनरोलमेंट के प्रोसीजर में गड़बड़ है तो हो सकता है डमी नेम आ गया और उसका पैसा वो जो वहां का सुपरवाइजर है, जो भी मैनेजर है, वो ले रहा हो।
क्या जो हमारे इंटरनल कंट्रोल है वो एसेट्स को सेफगार्ड कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स वगैरह को सब रिलायबल मेंटेन हो रहे हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट है हेल्प इन आइडेंटिफाइंग की एग्जामिनेशन एरिया। जब हम इंटरनल कंट्रोल देख रहे होते हैं तो हमें पता चलता है कि किस चीज़ पे कितना ध्यान दिया गया है। तो जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है उस पर हम भी ज़्यादा ध्यान देते हैं। और ऑब्वियसली बात है, जब हम लोग इंटरनल कंट्रोल चेक करेंगे तो हम लोग रिपोर्ट भी करेंगे कि यार मेरे हिसाब से ये गड़बड़ है। ऑडिटर बोलेगा ना कि मैंने आपका इंटरनल कंट्रोल देखा है बट आई थिंक आप कुछ चीज़ें इसमें इम्प्रूव कर सकते हैं, तो इंटरनल कंट्रोल पे सजेशंस भी दे पाएगा ऑडिटर। ऑडिटर विल फॉर्मुलेट ऑडिट प्रोग्राम आफ्टर इवेल्युएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल। एक बार वो इंटरनल कंट्रोल को समझ लेगा ना, उस बेसिस पे वो डिसाइड करेगा कि उसको कहाँ कहाँ कितनी कितनी चीजें चेक करना है। तो फिर उसके बेसिस पे वो अपना प्रोग्राम डेवलप करेगा कि उसको क्या क्या करना है। डेफिनेटली इंटरनल कंट्रोल को चेक किया और लगा कि यार बेकार है एकदम, कोई भी चीज नहीं पकड़ सकता, इफेक्टिव ही नहीं है, तो उसका प्रोग्राम ज्यादा डिटेल होगा, ज्यादा चीजें चेक करेगा। उसने देखा कि यार इंटरनल कंट्रोल अच्छा है, तो वो अपने ऑडिट प्रोग्राम में कम चीजें कवर करेगा, क्योंकि इंटरनल कंट्रोल अच्छा है तो गड़बड़ होने के चांसेस कम है। अब नेक्स्ट है हमारा इवेल्युएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल मेथड। किस तरीके से हम लोग इंटरनल कंट्रोल को इवेल्युएट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि वो अच्छा है या नहीं है। तो ये चीज जो है वो हम अगले एपिसोड में, अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए टाटा। हाँ, तो ये सब चीजें हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे डेफिनेटली। सो तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, सी या।